हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रिक्शन, जो कि आगे हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बिल्कुल ही बैकबोन है। मीन्स कि यदि फ्रिक्शन नहीं तैयार है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। ठीक, अच्छा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझा? यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जानते हो कि सर्कुलर मोशन में बार बार फ्रिक्शन आ रहा था। अभी आगे सर्कुलर मोशन लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसके 8-9 वीडियो आ चुके हैं बेटा। तो अभी उसमें न्यूमेरिकल्स में अभी 2-4 वीडियो अभी और आएंगे जो सब न्यूमेरिकल्स हैं। पीछे हो चुका है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ। यदि आगे का सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ते हो तभी तुम अपना नीट और IIT निकाल सकते हो बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि पूरा पर्याप्त जानकारी दे दी गई है बेटा, और हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है सर्कुलर मोशन। अब आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। बट बिफोर द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन यू हैव टू 100% क्लियर होना चाहिए क्या? फ्रिक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं? फ्रिक्शन। राइट द हेडिंग फ्रिक्शन। तो चैप्टर है हम लोगों का फ्रिक्शन, P100 फिजिक्स, और मैं आपका SDP सर। ओके, चलो कमान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन होता ही क्या है? फ्रिक्शन होता ही क्या है? एक शब्दों में यदि लिखना हो तो क्या लिख दिया जाए? चलिए मेरे साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो लेक्चर पूरा होते होते मास्टर बन जाओगे। फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्लियर? चलो, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? फर्स्ट पॉइंट, राइट द फर्स्ट पॉइंट। It is an opposing force. It is an opposing force means कि इसका काम ही क्या करना है? इसका काम ही है ना, इसका काम ही है अपोजिंग फोर्स, यानी कि कहीं पर भी फोर्स लगा हुआ हो तो उसका विरोध करना। नाम से ही क्लियर है फ्रिक्शन। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स। किसका अपोज? ऑफ अप्लाइड फोर्स। यह हमेशा ही अप्लाइड फोर्स का विरोध करता है, हमेशा। और अगला पॉइंट, क्या यह हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है या कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है? तो आप कहोगे दोनों हो सकता है। तो इट मे बी इन द, अभी मैं सब प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, तो इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। फास्ट लिखने का काम, वेरी फास्ट। तो इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन पहले कि ये फोर्स होता ही क्या है। तो हम लोग पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन लिख देते हैं इसका ना, कि ये फोर्स क्या होता है। तो दो बातें हो गई, वेलोसिटी के दिशा में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक, और अप्लाइड फोर्स का तो ये हमेशा विरोध करेगा। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑलवेज, शब्द लगा दीजिएगा। लगा दिया? दो बातें क्लियर हो गई कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हमेशा होगा, ये तो कंफर्म है 100%। और दूसरा क्या कंफर्म है? दूसरा यह है कि ये वेलोसिटी की दिशा में भी हो सकता है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा, आगे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो और आगे आ जाइए। और क्या भाई, और क्या है यह? तो इसकी कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज फोर्स की है तो उसकी हम लोग एक लिस्ट पहले बना लेते हैं ना। तो इसको तुरंत पहले सारी पॉइंट नोट कर डालिए। हाँ, आ जाओ। तो फ्रिक्शन का अगला पॉइंट, फ्रिक्शन। हाँ, अगला पॉइंट नोट कीजिए। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मीन्स कि यह अपने डायरेक्शन को सेल्फ ना एडजस्ट करता है। तो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मीन्स क्या, मीन्स ये कि इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ, ये अपने डायरेक्शन को स्वतः खुद ही बदल देता है। अगला पॉइंट नोट करिए, इसका नेचर कैसा होता है। यदि कहा जाए कि इसका नेचर कैसा होता है तो आप कहेंगे कि इसका नेचर ना इलेक्ट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसका रूट काज बिकॉज में लिखिए, बिकॉज इट्स रूट काज इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बिकॉज इट्स रूट काज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका रूट काज होता है। इसलिए कहते हैं कि यह इलेक्ट्रिकल नेचर का। कीप इन माइंड मीन्स जानते हो कि नेचर में 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं। नेचर में अब आगे पढ़िएगा, ये सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे आपको मिलेगा सब कुछ ना। फिजिक्स से पूरी धुनाई होगी देखिए बेटा, P100 फिजिक्स, पूरी फिजिक्स से धुनाई होनी आगे पूरे फुल सिलेबस का, 1 बाई 1। तो नेचर में कुल 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स हैं। नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक फोर्सेज, नंबर 4 न्यूक्लियर फोर्स। ओनली देयर आर 4 फोर्सेज इन द नेचर्स, केवल 4 हैं बस। आप कहोगे कि कौन किस में आता है, तो फ्रिक्शन किस में आएगा चारों में से? टेंशन फोर्स, मसल्स फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं। तो अगला पॉइंट, फ्रिक्शन क्यों आते हैं आगे डिस्कस होगा। फ्रिक्शन फोर्स लाइज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लाइज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज ए फंडामेंटल फोर्स। जानते हो कि जितने भी फंडामेंटल फोर्स हैं, जैसे कि हमने 4 का नाम लिया, एक नाम लिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स एक नाम लिया, दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का लिया, तीसरा नाम वीक फोर्सेज ले लिया, और चौथा नाम न्यूक्लियर फोर्स। आगे आप ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ मैं थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो कि व्हाट इज द फोर्स? तो जैसे कि क्लास 6 में, क्लास 7th में, क्लास 8th तक तो ठीक था कि आप पढ़े थे कि फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दे या नहीं तो परिवर्तन करने की कोशिश करे। तो ये क्लास 6 से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है? ये क्लास 6 से बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो बेटा, ये हम धक्का लगा रहे हैं तो देखो ये किताब, ये सामान आगे खिसक रहा है, तो ये फोर्स है। तो क्लास 6 तक डिफिनीशन ठीक होता बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अभी देखा कि कोई कोटा का टीचर पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो किसी हमारे स्टूडेंट ने ही उसका वीडियो दिखाया था। तो उसने क्या दिखाया, तो टीचर क्या पढ़ा रहा था कि, और नीट की क्लास थी, आईआईटी की क्लास थी, आईआईटी की क्लास के बच्चों को वो पढ़ा रहा था कि ये वही धक्का देने वाला डिफिनीशन फोर्स का। क्लियर? तो अब वो धक्का देना क्लास 6 में तो सही था, लेकिन यहाँ पर आपको हायर स्टडी में आपको यदि यो पढ़ेंगे वहाँ धक्का मारेंगे ना,
तो फिर यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे उस परिभाषा से, उस डिफिनीशन से। बात समझे? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द चैनल्स। ओके, अभी नया है P100 फिजिक्स, ऐसे लोगों जो पढ़ा रहे हैं तो उनको फिलहाल इस पर आके फिर पढ़ना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत किसकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रहे हो ना बेटा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की, लोगों में फैलाने की ज़रूरत है फिलहाल, ताकि लोग समझें कि यस व्हाट इज द रियल फिजिक्स। फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो अब फोर्स होता ही क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का डिफिनीशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैं बहुत डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी। किसी भी दो वस्तुओं के बीच, किसी भी दो फील्ड के बीच होने वाला इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स जैसे केमिस्ट्री में बोलते हो रिएक्शन, तो जस्ट लाइक इन द फिजिक्स दैट इज द इंटरैक्शन। रिएक्शन के स्थान पे इंटरैक्शन, तो दैट इज द फोर्स। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स? तो फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी, किसी दो वस्तुओं के बीच, या टू पार्टिकल्स, दो छोटे कणों के बीच, या टू फील्ड्स यानी कि दो फील्ड के बीच, क्षेत्र के बीच, उसे हम फोर्स कहते हैं। एंड दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। इंटरैक्शन एनीवेयर, interaction between two body, two particles, two fields is only possible when there will be some exchange। मीन्स कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच इंटरैक्शन तब तक नहीं होगा, दो बॉडी के बीच इंटरैक्शन तब तक नहीं होगा, दो पार्टिकल के बीच इंटरैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि उनमें कुछ आदान प्रदान ना हो रहा हो, एक्सचेंज ना हो, लेन देन ना हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप कहीं बाहर गए हो, वहाँ किसी से आपका परिचय नहीं है, भाई कोई आपको जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं, तो वहाँ पर करने के लिए क्या करते हो? परिचय बढ़ाने के लिए क्या करते हो? मीन्स आपस में थोड़ा ट्यूनिंग सेटअप हो, क्या करते हो? बोलो भाई क्या करते हो? हाँ, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, या आइए मेरे यहाँ कप चाय पी लीजिए, जस्ट लाइक दिस। ऑल दीज आर द एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज हो रहा है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, चाय का, कॉफ़ी का, कॉपी का लेना देना, हाँ, पानी का बोतल लेना देना। तो ऑल दीज आर द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज, यानी कि किसी न किसी चीज़ का क्या हो रहा है वहाँ पर? लेन देन हो रहा है। तो जब भी कहीं पर दो वस्तुओं के बीच, दो लोगों के बीच, दो पार्टिकल के बीच, दो फील्ड के बीच कुछ भी लेन देन होता है, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ समथिंग हुआ, तो दैट इज द काज ऑफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो तभी फोर्स लगता है, अदरवाइज फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अदरवाइज फोर्स नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है ना, नो एनी एक्सचेंज, तो हमारे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो जस्ट लाइक नेचर का रूल है कि जब तक आप कुछ लेंगे देंगे नहीं, तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो अब धक्का वाली बात क्लास 6 तक सही थी। IIT लेवल पर, नीट लेवल पर पढ़ाई ऐसे होती है बेटा, कमाल। तो नाउ द क्वेश्चन कि, तो अब आप ये बात तो समझ ही लिया कि कोई भी फोर्स हो बिना इंटरेक्शन का नहीं होगा। जब वहाँ इंटरेक्शन होगा तो फोर्स होगा, नहीं इंटरेक्शन होगा तो फोर्स नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो देखो, तो फ्रिक्शन यानी कि अभी टाइप का फोर्स है, यानी कि कैसा फोर्स है बेटा? एक्सचेंज। अब सवाल यह है कि यहाँ एक्सचेंज किसका हो रहा है, तो अब देखना होगा कि यह किस कैटेगरी में आता है। तो ये किस में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। चलो पहले नंबर 1 पर आ जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? ग्रेविटॉन्स। किसका एक्सचेंज होता है? ग्रेविटॉन्स। अब जैसा बताओ, आपके एग्जाम में बहुत पहले, नीट में बहुत पहले पूछ चुका था, जब IPU एग्जाम होता था नीट के पहले, तभी पूछा था कि वीक फोर्सेज किसके एक्सचेंज के कारण होते हैं। वीक फोर्सेज किसके एक्सचेंज के कारण होते हैं, IPU एग्जाम में बहुत पहले पूछ चुका था। अब आज टीचर पढ़ा रहा है IIT में कि फोर्स धक्का मारने को कहते हैं
ओके चलो फिलहाल ओके कमान। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बेटा? तो ग्रेविटॉन्स के एक्सचेंज के कारण होता है, ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज ऑफ द ग्रेविटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके एक्सचेंज के कारण होता है? फोटॉन्स। फोटॉन्स जानते हो ना, वही E इक्वल टू एच न्यू वाला। वीक फोर्स किसके एक्सचेंज के कारण होता है बेटा? बोसॉन, बोसॉन्स। और न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण होता है? पाई मेसन, पाई मेसन। ओके, तो ऑल दीज आर द एक्सचेंज पार्टिकल्स। ग्रेविटॉन्स इज द एक्सचेंज पार्टिकल्स, फोटॉन इज द एक्सचेंज पार्टिकल्स, बोसॉन्स आर द एक्सचेंज पार्टिकल्स, and pi meson are the exchange particles. These are the root cause behind the force. Clear हुए? And these are the four are the fundamental force. क्या है ये? FF, fundamental forces. So there are four forces in the nature which are the fundamental forces. Clear? And what is the root cause behind the force? Exchange of something. That something depends on the nature of the force. In the gravitational force, exchange of gravitons, electromagnetic force, exchange of photons, weak force, exchange of bosons, and nuclear force, pi meson. Now you can say that the friction, in the case of the friction, what will be the particle of the exchange? What will be the particle of exchange? Yes, now the very simple, since it lies in the electromagnetic force, and therefore you can say that exchange of क्या? photons. ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स में किसका एक्सचेंज होता है? दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो फ्रिक्शन में किसका एक्सचेंज होगा? फोटॉन्स। तो यह एक सिंपल इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, और मैं चलता हूँ फिर आपको लेकर के डीप कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन एक चैप्टर फिनिश होते होते ना, एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में थ्योरी पूरी कंप्लीट, और 3 से 4 लेक्चर होंगे हाँ पूरा मैक्सिमम पॉसिबल, जो भी IIT एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, नीट के न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी संभव हो सकते हैं 3 से 4 लेक्चर, 5 लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल्स, यानी कि अधिक से अधिक फ्रिक्शन में होगा हम लोग का 5 से 6 लेक्चर्स। तो 5 to 6 लेक्चर्स में पूरा वेल कंप्लीट सारे 100% ना, 100% से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा जो चाहिए वो सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाने हैं। ठीक, चलिए, तो इतना ही पढ़ने जरूरत है और एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा बिल्कुल 100%, और यही बैकबोन है पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन का। चलिए फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने कि फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि अपनी दिशा को खुद ही बदल लेता है। इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इट सेल्फ, ओके, यानी बाहर किसी जरूरत नहीं पड़ती है। नेचर इसका इलेक्ट्रिकल नेचर में आता है ना, और नेचर इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ इस दौड़ जोड़ देना चाहे तो हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस फोर्स के अंदर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इट्स रूट काज क्या होता है? रूट काज यानी मूल कारण। इसका मूल कारण क्या था? इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसका मूल कारण था। क्लियर? आइए, यहाँ तक हो गया, देखिए, चेक करिए, कंप्लीट हो गया। आइए और आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इसके बाद जो मेन इसका जो प्रॉपर्टीज है वह और क्या है, चलो देखते हैं। हाँ, अब अगला प्रॉपर्टी लिख दीजिए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगली प्रॉपर्टी लिख दीजिए। चलिए, अगला प्रॉपर्टी नेक्स्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? और अगला एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एनी टू बॉडी is always constant
इट ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ग्रीक लेटर म्यू। तो हमेशा वो दो वस्तुओं के बीच में, हमेशा दो सरफेस के बीच में वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट है। टू बॉडीज इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? चलो, और क्या होता बेटा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय नॉर्मल फोर्स। ओके, तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, दीज आर द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। लर्न कर लिया आपने, याद कर लिया? चलो, सारे पॉइंट्स से लिस्ट बना लीजिए कॉपी में। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं भी आगे सब डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका, पूरा ज़बरदस्त धुनाई फ्रिक्शन की। ओके, पूरा जहाँ ज़बरदस्त धुनाई फ्रिक्शन की हेल्प करेंगे, ताकि आपको पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए आपका। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू बिटवीन एनी टू बॉडीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। म्यू का मान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए ना, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी इंक्रीज, यानी बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज घटा सकते हैं। किसके थ्रू? नॉर्मल के थ्रू। तो नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा। मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। मीन्स चलिए यहीं पर लिख लिया जाए, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो क्या मिलेगा आपको? एफ आर इक्वल टू म्यू एन मिलेगा। ओके, राइट द पॉइंट। एफ आर इक्वल टू म्यू एन, म्यू इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड देयरफॉर म्यू इक्वल टू एफ आर अपॉन एन। क्लियर? म्यू इज द कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट मीन्स, हाँ वहाँ पे लिख दिया कि म्यू इज कांस्टेंट, और इसे पास लिखिए, आगे लिखिए। हाँ, म्यू ग्रीक लेटर में म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख लिया। तो म्यू क्या मिला हम लोग को? म्यू कांस्टेंट है ना, तो म्यू इक्वल टू म्यू डिपेंड्स ऑन द, किस पर? ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, मीन्स ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। क्लियर? सारा इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। हाँ, अब चलो बेटा, अब सवाल ये है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ये तो हमने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया फ्रिक्शन का, और अब हम चलते हैं आपको बाई डायग्राम एक्सप्लेन करने के फ्रिक्शन क्या होता है, और ये हम लोगों ने लिस्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए अब फ्रिक्शन क्या होता है ये समझा जाए। सपोज करिए कि ये आपकी बुक है, ये बुक है आपकी। चलिए बुक कहाँ रखें आप? देखिए अपनी बुक कहाँ पर रखें? टेबल पे है ना। चलिए ठीक है, और ये टेबल है, ये टेबल है, कुछ भी ले लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, ले लिया। चलो, टेबल लकड़ी का बना है, ये टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सर्किल के रूप में बना रहा हूँ इनको। सपोज करिए कि टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर पे हैं, सबसे टॉप लेयर पे है, ये उनकी बात हो रही है। और इसके मॉलिक्यूल डॉट डॉट बना दे रहा हूँ, बुक के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बुक के मॉलिक्यूल्स हैं। खूब डीप में समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, ये है बेटा। तो जानते हो, पढ़े हैं आप कि कहीं पर भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा फोर्स लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच हमेशा फोर्स लगता है, चाहे वह डिफरेंट टाइप के हो, चाहे वह सेम टाइप के हो।
तो एक पॉइंट मेंशन कर दें यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, एक लाइन मेंशन करिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। बाहर चला जा रहा है तो अंदर कैमरे के व्यू में रहे, तो आइए फिर से लिख दिया जाए, यहाँ पे आ जाइए। हाँ लिखिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप के होंगे? नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 कौन सा है? हाँ, नंबर 1 कौन सा? चलिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप के होंगे? तो हम टेबल शब्द इधर लिख देते हैं, एक जगह बन जाए हम लोगों के पास। चलिए, नंबर 1, तो नंबर 1, चलो भाई, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 कौन सा? तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स V बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, हो गया। और दूसरा, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। जब ये सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है तो आप उसका नाम देते हो कोहेसिव फोर्स। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे इसको, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स यानी कि समान मॉलिक्यूल के बीच। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे कोहेसिव को सहसंजक बल, और एडहेस, और ये देखो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कहते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे पढ़े होंगे आसंजक बल। तो सहसंजक बल सेम मॉलिक्यूल के बीच, जैसे वाटर ना, पानी मॉलिक्यूल के बीच लग रहा हो, मिट्टी के मॉलिक्यूल से दो उनके बीच लग रहा हो ना, ओके। और बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एडहेसिव फोर्स। ये चॉक डस्टर पे, इस पे ब्लैक बोर्ड पे कैसे चल रही है? चॉक का मॉलिक्यूल कुछ और है, ब्लैक बोर्ड का मॉलिक्यूल कुछ और है। यह उसको आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या कर रहा है? उसको चिपक जा रहा है उसमें। और ये चाक बना किस बेस पर है? उनके बीच चाक मॉलिक्यूल यानी कि एक टाइप का है ना ये सब। तो जब ये एक टाइप का है, सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, चाक का फॉर्मेशन सॉलिड अवस्था में कैसे है? वो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगा है, तो वो कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। और यानी कि चाक के बीच कोहेसिव फोर्स, पानी के बीच कोहेसिव फोर्स। ओके, कॉपी पे लिख रहे हो ना? आपके इंक स्याही आपकी जो है और कॉपी के बीच, स्याही कॉपी पे क्यों चल रही है? क्यों लिखा रहा है? किस फोर्स के कारण? इसके किसके? इसके एडहेसिव फोर्स। कोई चीज़ क्यों चिपकता है? एडहेसिव फोर्स। ओके, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, चलो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हिंदी में कहते हो अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच। ओके, अब सवाल ये कि यह कैसा होता है? तो इसका नेचर, चलो एक ग्राफ बना दिया जाए। इंटरमॉलिक्यूल के फ्रिक्शन में घुसने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखना जरूरी है बेटा। एक इसका ग्राफ बना दीजिए। तो दिस इज द शेप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? दिस इज द शेप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का शेप क्या होता है? तो थोड़ा सा, हाँ फिर से देखिए। दिस इज द शेप। ओके, फैंटास्टिक। ये डिस्टेंस, ये है R0। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल माना क्या जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ ओरिजिन पर है। ये क्या है? यह इनके बीच लगने वाला फोर्स
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व है यह ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। और यह एक माना जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, ये लाइन इन्फिनिटी को जा रही है। तो एक मॉलिक्यूल इन्फिनिटी से आ रहा है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फिक्स है, फिक्स्ड, एक मॉलिक्यूल यहाँ फिक्स है, दूसरा इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी है और जो फोर्स है वो कैसे वेरी करेगा, लाइक दिस। क्लियर, फैंटास्टिक। हाँ, अच्छी तरह से नोट करिए। हाँ पूरा, हाँ फर्स्ट क्लास बेटा, धुनाई किया जाए फिजिक्स की, अच्छी तरह से नोट करिए। अब देखना, ए आर नॉट, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। अब जा देखना, अब सवाल बात रही कि एफ क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ तो हम लोग को फोर्स निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन लिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी के ही फोर्स निकलता है बेटा। एफ बराबर होता है -du/dr, यानी du पोटेंशियल एनर्जी है। यदि हमको फोर्स बताना हो तो हम ये करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, दिस इज द फोर्स। क्लियर, एंड दिस साइन इज द माइनस, सो मच न्यूटन फोर्स विल बी देयर। अब क्या, हाँ ये कब लागू होता है, यह केवल और केवल कंजर्वेटिव, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड के लिए होता, और किसी के लिए नहीं होता है। किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए लागू होता है यह। यदि आपको कहीं पोटेंशियल एनर्जी बतानी हो तो U बराबर इंटीग्रेट कर देंगे F इंटू dr, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी। तो यह फोर्स निकालोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, कैसे, कब, जब फोर्स और फील्ड दोनों कंजर्वेटिव होगी तब। अंडरलाइन करो, कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्स तो इससे निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है। यहाँ से नीचे देख रहे हो माइनस है, ऊपर प्लस है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर पॉजिटिव हो जाती है तो इसका क्या होगा, तब क्या होगा, जब ये माइनस में रहेगी तब क्या होगा। देखो यहाँ से इधर जब पार्टिकल था तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में थी, पूरा ग्राफ नीचे है, पूरा ग्राफ नीचे है। जब ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा आर नॉट से तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जा रही है। हो गया, इधर नोट हो गया ना। चलो आ जाओ, देखो चलिए आइए देखो बेटा। ओके, अब आज देखना, तो जब व्हेन, नंबर 1 कर दो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी U का मान जब नेगेटिव है, जब तक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था तब तक फोर्स ना, फोर्स F, फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव। नोट करो फास्ट मेरे साथ, तब तक यह अट्रैक्टिव था। लेकिन जब, नंबर 2 करो, अब जब U का मान पॉजिटिव हुआ, जो ही U का मान पॉजिटिव हुआ तो जो फोर्स था ना वह रिपल्सिव हो गया। तुरंत फोर्स रिपल्सिव हो गया, मीन्स कि यह पोर्शन रिपल्सन बता रहा है और ये पोर्शन अट्रैक्शन बता रहा है। मीन्स कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देख रहे हैं, इधर के लिए क्या है, r लेस देन, और इधर के लिए r ग्रेटर देन r नॉट। इस बिंदु पर क्या है, r बराबर r नॉट।
इसके लिए क्या है, आर लेस देन आर नॉट। तो जब ये हिस्सा आता है मीन्स कि मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एप्रोच के आगे बढ़ना शुरू होता है तो उनके बीच रिपल्सन होता है, और जब मॉलिक्यूल दूर होता है तो अट्रैक्शन होता है। मीन्स कि यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। क्या सुना? रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। कब अट्रैक्टिव? जब आर का मान आर नॉट से ज़्यादा होगा। कब रिपल्सिव? जब आर का मान आर नॉट से कम होगा। क्लियर? तो दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, एंड व्हाट इज नाउ द रिलेशन? नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शन? चैप्टर तो अपना फ्रिक्शन है ना? ओके, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गए है ना? देख लो अच्छी तरह से, कोई लाइन छूटी तो नहीं? चलिए आ जाइए, नोट कर लिए होंगे आप। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन क्या है? तो हम लोग अभी, हाँ किताब अभी टेबल पे है ना? हाँ वैसे ही रखे रहना अभी। हाँ चलो, फ्रिक्शन और आपकी जो बहुत देर से किताब रखे हुए हो, और चलो देखा जाए, फिर से आ जाओ वहाँ पे। अब बातें, हाँ तो ये था टेबल का मॉलिक्यूल, ये टेबल के मॉलिक्यूल थे ना? और तुम्हारी किताब कहाँ गई? ये किताब थी तुम्हारी, कौन सी किताब है यह? P100 फिजिक्स वाली ना? P100 देखो ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। और ये किताब कौन सी है? P100 फिजिक्स की बुक। चलो देख लिया? चलो ये क्या है बुक तुम्हारे, ये मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जानते हो अभी अभी देखा कि कहीं पर भी दो मॉलिक्यूल्स यदि हैं तो उनके बीच फोर्स लगना ही, कहीं भी दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच फोर्स लगना ही। और जानते ही हो अब फोर्स दो टाइप के, अब तो सब समझ गए कि कोहेसिव भी और एडेसिव भी, दो टाइप के। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? देखो ये बुक का मॉलिक्यूल है डिफरेंट टाइप का, और ये टेबल का मॉलिक्यूल है डिफरेंट टाइप का। तो ये टेबल का मॉलिक्यूल, टेबल, ये बुक, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? कौन सा? एडेसिव फोर्स लग रहा है कि नहीं? यानी कि मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स लगा हुआ ऑलरेडी। तो क्या फ्रिक्शन अभी लगा कि नहीं? अभी नहीं, अभी फ्रिक्शन आया ही नहीं है। और ये दोनों मॉलिक्यूल फोर्स कैसा होगा? ऐसा लगता है जैसे ना, देखो यहाँ पे ये बुक का मॉलिक्यूल है और ये थोड़ा सा वीडियो में आपको दिखाई दे, देखो ये बुक का मॉलिक्यूल और ये किसका? टेबल का। ये बुक का और ये टेबल का। ओके चलो देखो, अब ये दोनों आपस में फोर्स लगा है, एडेसिव फोर्स है ना? तो एक बॉन्डिंग बना ली है सब ऐसे। मीन्स व्हाट? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरे टाइप वाला मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग, इंटरलॉकिंग, या इंटरलॉकिंग। हाँ करो, बनाओ इंटरलॉकिंग। देखो तो यहाँ पर ओके क्या हो चुके हैं? इंटरलॉकिंग ही है। तो क्या यह फ्रिक्शन है? नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर, टिल नाउ इट इज ओनली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। फ्रिक्शन का तो अभी रोल ही नहीं शुरू हुआ। हाँ अभी कहाँ रोल शुरू हुआ? अभी नहीं। चलिए अब जैसा आ जाना देखना।
अब आप क्या करने जा रहे हो, अब फ्रिक्शन का रोल अब स्टार्ट होने जा रहा है। अब आप चाह रहे हो ना कि इस बुक को हम स्लाइड करा दें, मीन्स सरका दें। थोड़ा सा सरकाने के लिए अपने आप जाएगा नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द इनर्शिया अपने आप नहीं जाएगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। चलो लगाओ फोर्स लगाओ, अरे लगाओ यार, लगा दिए। अच्छा क्या हुआ, एफ ये लगाया हुआ, अप्लाइड, यहाँ पे ऐसे चार्ट बना दो, एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाइड फोर्स एफ ए नाम दे दीजिएगा उसका। हाँ यहाँ पे लिख दें। चलो तो अप्लाइड फोर्स एफ ए नाम लिख दीजिए और इधर भी लिख दीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए फ्रिक्शन फोर्स नाम रख दीजिए उसका, एफ आर नाम रख दीजिए, एफ आर, या हाँ चलो जनरल कॉमन नेम है, एफ आर जनरल है। हो गया, चलिए बेटा। चलो अब ये चार्ट बनाना हम लोगों को। चलो भाई, यह एफ कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। चलो 1 न्यूटन का एफ ए का मान 1 न्यूटन लगाओ तो। हाँ अभी आपने कुछ भी नहीं लगाया, एफ ए का मान जब 0 था तो एफ आर का मान भी ना 0 था। जब तक फोर्स नहीं लगाए थे तो वहाँ भी नहीं था फ्रिक्शन, वो जो था वो इंटरमॉलिक्यूलर था, वो फ्रिक्शन अभी नहीं है, फ्रिक्शन नाम नहीं पड़ेगा अभी। चलो 1 न्यूटन का लगाइए, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो। क्या हुआ, ना अभी नहीं, अभी 1 ही न्यूटन में थोड़ा खिसक गया। हाँ कोई जरूरी नहीं है, मान लो अभी किताब है या कोई दूसरा ब्लॉक है ना ज़मीन पे रखा हुआ है, हमको उसको धक्का मारना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो सपोज करो कि एफ 1 न्यूटन का लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स लगा कि नहीं, हाँ अब लगेगा। एफ आर बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन। क्यों, आपने जितना लगाया है फोर्स, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग, अब यहाँ ध्यान देना, सेल्फ एडजस्टिंग, अपनी दिशा खुद ही बदल दिया। और सेल्फ एडजस्टिंग ऐसा लग रहा है जैसे कि जब हमने फोर्स लगाया तो यह पूरे का पूरा हुआ जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था ना, वो ऐसा अपोजिट दिशा में लग रहा है जैसे पूरा लगाए गए फोर्स का विरोध कर रहा है। इसे बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। मीन्स दिस इज द fantastic property of the friction force that it can change its direction itself, अपनी दिशा अपने अनुसार जहाँ चाहे वहाँ बदल सकता है। तो अब ये जितना ही, अब हम एफ ए को जितना ही स्लाइड कराने के लिए, मान लो कोई लगेज है, कोई सामान है, हम उसको खिसकाने के लिए जितना ही ज़्यादा फोर्स लगाते जा रहे हैं, विरोध उतना ही बढ़ता जा रहा है। जब हम 1 न्यूटन लगाए, 1 न्यूटन का लगाए तो यहाँ 1 न्यूटन, चलो और बढ़ा दो थोड़ा भाई, चलो भाई, अच्छा चलो 4 न्यूटन लगा दो, थोड़ा ज़्यादा लगा दो। अभी खिसका, अभी नहीं, अभी भी, अब वो भी विरोध भी 4 न्यूटन से कर रहा है, देखो। चलो और थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई, एफ ए बराबर चलो 10 न्यूटन लगा दो डायरेक्ट। अभी नहीं खिसका भाई, मानो थोड़ा भारी है, कोई भारी सामान है, अभी नहीं खिसका। चलो कहाँ तक लगा, और चलो, हाँ वैसे लगाते जाओ, थोड़ा और लगा दो भाई, थोड़ी और मेहनत कर दो। चलो 15 न्यूटन का लगाओ। अभी नहीं खिसका, अभी कहाँ खिसका, 15 न्यूटन का। अब क्या करोगे, तो कहाँ तक लगाओगे, चलो भाई अब थक गए होगे तो यहीं पूरा कर दें। हाँ तो अब एफ ए बराबर, मान लो कि तुमने 20 न्यूटन लगाया, तो अब ये क्या हुआ देखना, अब यहाँ पर एफ आर भी अभी भी 20 न्यूटन हुआ। यहाँ मीन्स 20 न्यूटन का जब लगाए हो तो 20 न्यूटन, अभी भी एफ आर 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर लिख दें, चलो आ जाओ, हाँ ऊपर लिख दें, पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं वीडियो में बेटा, चलो हाँ इस लाइन को ऊपर लिखते हैं बेटा। चलो अब जा देखना, तो एफ ए का बराबर कितना लगाए हो, 20 न्यूटन।
तो जानते क्या हुआ है, एफ आर बराबर भी क्या पाए हो, 20 न्यूटन। हाँ, अभी भी पाए हो 20 न्यूटन। लेकिन क्या लेकिन, बोलो जल्दी। क्या कर रहे थे, यहाँ पर कोई ब्लॉक था, किताब है, बुक है, कुछ भी मान लिया जाए, मास इसका m था बेटा, और यहाँ पर ना दोनों यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ लिए क्या है। अब यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे हम लोग, एफ ए फोर्स लगा रहे हैं, और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। जो ही कोई बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है मूव करने की, फोर्स लगा कर मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिक्शन तुरंत उसका विरोध करना शुरू करता है। तो या तो बॉडी मोशन में आ जाए तभी फ्रिक्शन होगा, और या तो बॉडी मोशन में आने की कोशिश करे, लेट इट हैज टेंडेंसी टू मूव, देन फ्रिक्शन विल बी देयर। नाउ माइंड, तो एफ इक्वल टू 20 न्यूटन लगाया तो एफ आर भी 20 न्यूटन हुआ। लेकिन अब एक बात आई, तो जब बॉडी मोशन में आने को होती है ना, जब बॉडी मोशन में आने को होती है तो पहले थोड़ा हिलती डुलती है। जैसे मान लो किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, पुश करना है, खिसकाना है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, कोई भाई एक आदमी और आ जाओ तो थोड़ा सा और फोर्स ले जाए तो हम मूव कर जाए, धक्का दे तो चल जाए, खिसक जाएगा। तो मोशन में आने के पहले बस हिलती डुलती है थोड़ी ना, उसको कहते हैं क्या, मान लो कि इसी पर हिलने डुलने लगा, जस्ट अबाउट टू मूव। क्या हुआ, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि हिलने डुलने लगा, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। और इसके बाद अभी जब हिलने डुलने लगा तो इसके बाद यदि कुछ भी पॉइंट 1 में लगा दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, पॉइंट में भी लगा दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। एफ ए बराबर 20.01 न्यूटन। ओके ना, तो फ्रिक्शन क्या बढ़ेगा, नो नो नो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो दिस इज द मैक्स, अब नहीं बढ़ेगा। एफ आर इज मैक्स, मैक्स इज ओनली 20, इट विल नॉट बी 20.01 एंड बॉडी will comes in motion, and body will comes in motion, FR will be 20 Newton maximum, and body will be comes in the motion, body motion में आ गई, फैंटास्टिक। अब क्या हुआ, जो तुमने किया है, क्या किया है, क्या किया बेटा, क्या किया है तुमने, अरे फ्रिक्शन में क्या किया है, बाकी नहीं पूछा हो क्या किया, फ्रिक्शन में क्या किया है, आ जाओ। तो जो तुमने किया है फ्रिक्शन में, तुमने 0 से फोर्स लगाना शुरू किया था, 20 न्यूटन तक लगाए थे, बॉडी हिलने डुलने लगी थी, फिर उसके बाद मोशन में आ गई थी, बस यही तो किया है, यही तो किया है। तो कितने पार्ट बन रहे हैं हाँ, कितने पार्ट बन रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, कितने पार्ट बन रहे हैं, अरे 3, कौन सा, एक एफ ए का मान 0 से लेकर के 20 तक बॉडी मोशन में नहीं आई, दूसरा पार्ट 20 न्यूटन पर बॉडी हिलने डुलने लगी, जस्ट अबाउट टू मूव, एक दूसरा रोल हो गया, हिल डुल रही थी, तीसरा बॉडी मोशन में आ गई, तो 3 पार्ट बने ना। ओके चलो अब जा देखना, तो 3 पार्ट हो गए। यदि मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, जो तुमने किया है, जो आपने किया है उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ये तीनों बातों को ग्राफ पे प्लॉट कर दो। चलो आ जाओ देखना, इन जो किए हो उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। एफ यानी कि यहाँ पे लिख दो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स लिख दिया। चलिए ये क्या था, इस पर लिख दो एफ आर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, तो नहीं ऐसे कर दो, अप्लाइड फोर्स नीचे कर दो, इस पे कर दो, हाँ चलो आ जाओ देखना।
क्लियर? चलिए, तो इस पर FA कर दीजिए। अप्लाइड फोर्स यहाँ कर दो, इस पे ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कर दीजिए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कर दिया जाए, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बेटा कर दो इस पे, म्यू। चलो आ जाओ, देखना आप। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, 0 न्यूटन से लेकर के 20 तक क्या हुआ था, अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और फिर क्या हुआ, हाँ अच्छा सा स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, 45 डिग्री का एंगल बनाता होगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। कहाँ पहुँचे, कितना लगाए थे यहाँ पे, 20 न्यूटन लगाए थे ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि O से लेकर पॉइंट P तक, यहाँ तक बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, रेस्ट में थी। तो जब तक बॉडी रेस्ट में होती है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मीन्स बॉडी रेस्ट में थी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, अचानक ज्यों थोड़ा सा 0.1 बढ़ा था, 0.1, बॉडी मोशन में आ गई थी, आई थी ना। और उसके बाद क्या हुआ था, तुरंत फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे घट गई थी तुरंत। और इसके बाद हम फोर्स लगाते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमारा ये पॉइंट वही था 20 न्यूटन वाला, देखिए ये वाला पॉइंट वही था ना। और ये पॉइंट, अब देखो बेटा, यदि फ्रिक्शन फोर्स को FR नाम दे दिया जैसा कि वहाँ दिया हुआ है FR, तो ये देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू FR की रही, FR मैक्स रहा ना। और क्या हुआ, इसके बाद बॉडी मोशन में आ गई। तो जब मोशन में आए तो ये देखिएगा, इसके सामने यहाँ पर एक लिख दीजिए μK, और इसके सामने लिखिए μS। अब μS क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और μK क्या हुआ, डायनामिक, यानी बॉडी मोशन में आ गई। डायनामिक फ्रिक्शन, या नहीं तो काइनेटिक्स नाम दे दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो डायनामिक कहाँ पे बेटा, देखो ये डायनामिक पोर्शन, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बॉडी मोशन में आ गए, काइनेटिक। तो या तो डायनामिक के हैं या तो काइनेटिक, दोनों इससे दोनों यही बात है, दोनों एक ही चीज़। मीन्स ये इतना पोर्शन वह है FA लेस देन FL, यहाँ नाम लिखिए, मैं बता दूँगा FL क्या है, FL लेस देन FL। ये बिंदु क्या था, FA इक्वल टू FL। ये क्या था, FA ग्रेटर देन FL। ओके, हाँ अच्छी तरह से पहले बनाइए इसको, स्टेप बाय स्टेप धुनाई हो रही है बेटा, फ्रिक्शन की धुनाई, फ्रिक्शन की धुनाई। चला जाए आगे, हो गया होगा, हाँ नोट करिए, थोड़ा रोक करके वही नोट कर लीजिए। आइए अब आगे देखें, कम ऑन द पॉइंट। अब बात ये रही कि शुरुआत में क्या हुआ था, ये ब्लॉक था या किताब था, आपने फोर्स लगा कि इसको स्लाइड करने की कोशिश किया, फोर्स लगाया खिसकाने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो पहले ही लगा हुआ था, लेकिन ज्यों ही आपने फोर्स लगाया तुरंत इसने विरोध करना शुरू कर दिया। जो यह विरोधी बल था
यही जो विरोधी बल है, दिस अपोजिंग फोर्स, नेम ऑफ दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, यही फ्रिक्शन फोर्स था। यानी कि एक्चुअली वो क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जब आपने फोर्स लगाया स्लाइड कराने के लिए तो विरोध करने लगा आपके, आपका जो प्रयास कर रहे हो सरकाने का, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। वही विरोधी बल को कहते हो क्या, फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण बल, फ्रिक्शन घर्षण बल। ओके, क्लियर है, फैंटास्टिक। चलो अब आगे आ जाओ। अब ये हटा दिया जाए, नोट हो गया होगा। चलिए तो अब अगला पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरह से ज़बरदस्त पढ़ाई करिएगा ना, धुनाई करिएगा पढ़ाई ने अच्छी तरह से। आ जाओ, तो मैं जैसे ग्राफ को फिर से डिस्कस कर दूं एक बार। अब हुआ ये बात ये कि हाँ, हम लोगों ने कोशिश किया, यहाँ पर देखिए, तो जब तक बॉडी मोशन में नहीं आई तब तक क्या नाम दिए उसका, स्टैटिक। और जो मैक्सिमम वैल्यू आई स्टैटिक की, देखिए यहाँ पर लिखा म्यू एस, तो जो मैक्सिमम स्टैटिक, जो मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू यानी फिक्स नहीं थी, मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फिक्स नहीं होता। अब सवाल ये हुआ, एफ एल यहाँ लिखा गया वो क्या है, तो जब तक बॉडी मोशन में नहीं आई थी तब तक क्या हुआ था, बॉडी रेस्ट में थी। बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में थी कब तक, जब तक कि एफ ए का मान एफ एल से कम था। अब सवाल है कि एफ एल क्या है, तो एफ एल जानते हो क्या है, 20 न्यूटन क्या था, 20 पे बॉडी हिल डुल रही थी ना, तो एफ एल को कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हो। क्या बोलते हैं, एफ एल को क्या कहते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हो एफ एल। मीन्स ये है क्या, एफ एल इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ एल की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ऐसे कहोगे एफ एल बराबर एफ एस मैक्स ना, मीन्स कि म्यू एल क्या हुआ, इसी का मैक्सिमम मान, मीन्स म्यू एस मैक्स, जो अधिकतम बॉडी, जब तक बॉडी इज इन रेस्ट, टिल बॉडी, यहाँ पे टिल शब्द लगा दे, TIL, टिल बॉडी इज इन रेस्ट, तब तक क्या होगा, यानी कि यह जब तक होगा ऐसा लगाया गया फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा। लिमिटिंग क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, हम लोगों के एग्जाम्पल में एफ एल कितना था, हम लोग के एग्जाम्पल में 20 न्यूटन था एफ एल, था ना, उसी जिस पर बॉडी हिलने डुलने लगे वही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, जिस पर बॉडी हिलने डुलने लगे, जस्ट अबाउट टू मूव, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक मतलब रेस्ट में रहे, तब जब तक रेस्ट में रहे तो उसे बोलते स्टैटिक। क्लियर, देखिए यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक, ये पी हमने पॉइंट माना है कोई, ओ से लेकर, यहाँ से ओ से लेकर पी तक बॉडी किस में थी, स्टैटिक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाँ साफ क्लियर कर दें तो बेटा ये म्यू एस मैक्स, ये और ये क्या होगा, काइनेटिक, ज्यों बॉडी मोशन में आई फ्रिक्शन घट गया, ये हो गया म्यू के, ये इतना पोर्शन क्या है, काइनेटिक, अब बॉडी मोशन में आ गई। देख रहे हो,
फंटास्टिक। तो टिल बॉडी इन रेस्ट एफ एल लेस देन एफ एल, एफ एल क्या है 20 न्यूटन। अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ इसके बाद, जब एफ ए बराबर एफ एल, पहला पार्ट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एफ ए यानी कि लगा गया फोर्स लिमिटिंग के बराबर हुआ, तब क्या हुआ, जस्ट अबाउट टू मूव, और यही है एफ एल 20। ओके। और नंबर 3, जब एफ ए का मान लगाया गया फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा हुआ एफ एल से, तब क्या हुआ, तो बॉडी किस में आ गई, बॉडी इज इन मोशन। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए 3 सिचुएशन बन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक ये खुद का बिंदु, एक यह। अब आप देखें अगला पॉइंट। अब एक पॉइंट ये है कि म्यू के का मान यानी काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम क्यों हुआ, है कि नहीं। हाँ देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टैटिक से कम क्यों हुआ, और स्टैटिक कौन वाला, मैक्सिमम लिमिटिंग वाला, उससे कम क्यों हुआ, या ये कम, काइनेटिक क्यों कम होता है। ठीक, अब इस बात को ऐसे आसानी से लोग समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि, हाँ ऐसे समझिए, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, हो गए, अरे हो जाओ यार, हो गए, चलो ठीक, ओके, चलो मेरी कॉलर तुम पकड़ो, हाँ पकड़ो ना, पकड़ लिया, और हम तुम्हारी कॉलर खूब पकड़े, ठीक, अरे हाँ बोलो, हो गया, ठीक। तो जब दोनों लोग रेस्ट में हैं तो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ सकते हैं, यानी दोनों रेस्ट में थे, यानी दोनों स्टैटिक थे। अगला अब एग्जाम्पल समझना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, और फिर हमको वैसे ही हम लोगों को कॉलर एक दूसरे की पकड़नी है, चलो आओ दौड़ो, दौड़ो उधर से, चलो मैं ही खड़ा हूँ, हाँ दौड़ते जाओ, आ रहे हो, तो दौड़ते हुए आ रहे हो, चलो हाँ अब दौड़ते ही जाना, रुकना नहीं, कॉलर को पकड़ना उतना ही फोर्स से, और मैं भी पकड़ूंगा उतना ही फोर्स से, चलो पकड़ो, हाँ दौड़ो, यहाँ पहुँचे, हाँ पकड़ो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उतना तेज़ नहीं पकड़ पाए, तुम पकड़ने की कोशिश किए, तुम भी उतनी तेज़ नहीं पकड़ पाए, आगे भी जाना था, वो स्पीड नहीं कम करनी थी, निकल गए। यस, वेरी फैंटास्टिक एग्जाम्पल। तो जब कभी भी दो बॉडी में से कोई भी एक मोशन में हो या दोनों मोशन में हो, तो उनके बीच जो इंटरलॉकिंग होती है, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं तो उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, इंटरलॉकिंग बहुत ही कम हो जाती है। और जब मॉलिक्यूल रेस्ट में होते हैं तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग, ज़्यादा फ्रिक्शन, कम इंटरलॉकिंग, कम फ्रिक्शन, यही रीज़न है कि जब दोनों बॉडी में से कोई भी एक मोशन में होती है। अब फॉर एग्जांपल पे आ जाओ, जैसे कार का टायर और रोड रेस्ट में है, कार का टायर मोशन में है, तो जब कार चलने लगती है, मोशन में जब वो कार आ जाती है, तब टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन घट जाता है। यही रीज़न था कि क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन घट गया था, काइनेटिक क्यों घट जाता है। और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो लगाए गए फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। एंड ऑल्सो, यहीं पर आगे लिख दो, एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स एंड वेलोसिटी। क्लियर हो गए। तो ये रीजन था कि क्यों ये कम हुआ, और ये पॉइंट कौन सा था, लिमिटिंग पॉइंट।
इसी पॉइंट को क्या कहते हो? यही पॉइंट है आपका लिमिटिंग पॉइंट। क्या होता है लिमिटिंग पॉइंट? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर हो? इस पे बॉडी क्या करती है? हिलती डुलती है, जस्ट अबाउट टू मूव। इतनी बातें नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से फैंटास्टिक धुनाई हो रही है बेटा, तो खूब अच्छी तरह से धुनो इसको। कर लिए? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? देख लो सारे पॉइंट को वहीं पर रोक लो, वीडियो रोक के नोट कर लेना ठीक से। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक आ जाओ। अब आ जाओ, और क्या है मेन यहाँ पे बेटा, क्या है ना? तो यहाँ पे इसके बाद पॉइंट क्या है? ये तो बातें सब क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से। 2 बार 3 बार वीडियो को ठीक से देख करके, जहाँ भी कुछ लिखना हो ना वहाँ पे रोक करके उसको नोट कर लो, ठीक से नोट करके अच्छी तरह से समझ लो, और तब आगे बढ़ो। आओ, हाँ अब देखना आगे। अब आगे क्या बेटा? इतनी चीज़ें देखने के बाद अभी बताओ कि अब आ जाओ फ्रिक्शन। नहीं तो अब फिर थोड़ा सा भी और आगे यहाँ पे आ जाओ। हाँ अब ये बोलो, नंबर 3 कंडीशन बोलना बेटा। एफ ए का मान एफ एल से कम होगा तब क्या होगा? बोलो जल्दी। लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, कम होगा तब क्या होगा? जल्दी बोलो। हाँ और पहले बता दूँ एफ एल क्या है। तो एफ एल देखो जल्दी, पहले साफ साफ लिखिए, क्लियर। एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नाम है इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। हाँ क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? एफ एल। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, चलो अब 3 कंडीशन बताइएगा। एफ एल से कम होगा तो क्या होगा? बॉडी विल बी इन रेस्ट। ओके चलो दूसरा बोलिए। बोलो आगे। जस्ट यानी हिलेगा डुलेगा ना। नंबर 3 बोलो। यही 3 अवस्था हो सकती है। नंबर 3 बोलिए। एफ ए ग्रेटर देन एफ एल, जल्दी बोलिए क्या होगा बेटा? बॉडी विल बी इन मोशन। ओके नोट करिए फास्ट। 3 अवस्थाएं, ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। हो गया? नोट कर लिया? आ जाओ और आगे। हाँ देखो बेटा, अब आ जाओ। ये 3 अवस्था है ना, बॉडी का मूव करेगी, जस्ट अबाउट टू मूव यानी वही हिलेगी डुलेगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? एफ एल एफ एस मैक्स। अगला पॉइंट। अब मैं पूछूं आपसे कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? जल्दी बोलिए, सब लोग बोल सकते हो। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, क्या कहोगे? टाइप्स। हाँ बोलो जल्दी। हम बोल देंगे तब बोलोगे क्या? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बोलिए। क्या लिखूं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या लिखूं? हाँ कितने टाइप का, कितने टाइप भाई? चलो आ जाओ। नंबर 1 कह दो कि आप पहले लिखिए तब हम बोलेंगे। नहीं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 पे आ जाओ। इंटरनल फ्रिक्शन। आप कहोगे ऐसा तो नाम है नहीं सुने थे कहीं। हाँ ठीक, आ जाओ। चलो दूसरा नंबर आ जाओ, एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन दो टाइप होते हैं। अब कहोगे इंटरनल फ्रिक्शन ये कहाँ से आ गया? हाँ भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, तो ये भी तो हुआ दो टाइप का, और क्या। इंटरनल फ्रिक्शन यानी कोहेसिव फोर्स के कारण जो उत्पन्न होता है, कोहेसिव फोर्स। आप जानते हो कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम मॉलिक्यूल्स है ना, याद है ना, भूल रहे नहीं ना, भी शुरुआत यहीं से शुरू हुआ है, सेम मॉलिक्यूल्स, उसके कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। एग्जाम्पल कोई ले लो, एग्जाम्पल ले लो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बेटा एक्सटर्नल फ्रिक्शन, हाँ चलो अभी कौन सा, एडहेसिव वाला, हाँ एडहेसिव फोर्सेस। तो नेचर मैक्सिमम जो भी कुछ देखते हो सर, अब जैसे चॉक एंड दिस ब्लैक बोर्ड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल फ्रिक्शन। बुक रखे थे टेबल पे, अभी रखा है ना वहीं, हाँ, तो बुक और टेबल के बीच क्या, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, फैंटास्टिक। टायर रोड के बीच एक्सटर्नल फ्रिक्शन, तुम्हारी साइकिल का टायर रोड एक्सटर्नल फ्रिक्शन, कहीं भी जो डिफरेंट दो चीज़ें हों, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एंड नाउ अब ये कितने टाइप का, तो विस्कोसिटी सेम मॉलिक्यूल के बीच, अब इसका कोई टाइप नहीं, इसका हाँ जबरदस्त टाइप है। अब आ जाओ कौन सा, चलो देखो अब फिर ये दो टाइप का, दो टाइप का कौन, अरे एक वही, एक वो जब तक बॉडी मोशन में नहीं थी, रेस्ट में थी, तो बस दो पार्ट में बांट दो, बॉडी इज इन रेस्ट कर दो, और दूसरा कर दो बॉडी इज इन मोशन कर दो, हाँ दो टाइप का कर दो। हाँ चलो तो ऐसा करो कि इधर वाले को ना, इधर वाले को बॉडी इन रेस्ट कर दो, बॉडी इज इन रेस्ट कर दो, और इसको कर दो क्या, बॉडी इज इन मोशन कर दो, कर दिया। हाँ तो नंबरिंग भी बदल दो, यहाँ दो नंबर कर दो, क्या दिक्कत है, इसको एक नंबर कर दो, हाँ क्यों किया हूँ, उधर जगह नहीं है बेटा इसलिए, हो गया। अब आ जाना बॉडी इन मोशन। जब बॉडी मोशन में आई तो मोशन कितने टाइप हो सकते थे, मोशन कितने टाइप हो सकते थे, दो टाइप। अब बॉडी रेस्ट में थी, तो जब बॉडी रेस्ट में थी तो इसका नाम क्या दिए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दिए थे, यानी कि नाम क्या हो गया इसका, एफईएस। ओके, और एफईएल क्या था, यहीं पर लिख दो, एफईएल क्या था, एफईएस का मैक्सिमम वैल्यू था एफईएस का। चलो अब इधर आ जाओ, बॉडी मोशन में जब आई तब क्या हुआ, अब दो तरह का हो सकता था मोशन, दो तरह का मोशन हो सकता था, नंबर एक, नंबर दो। मोशन कैसा हो सकता था, स्लाइडिंग, एक तो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स सरके, स्लाइड, और दूसरा रोलिंग। हो गया। देखो जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसको क्या कहते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हो ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हुआ एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन, और बॉडी जब रेस्ट में आई तो क्या नाम दिया, एफ एस। तो ध्यान देना, एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो टाइप, एफ एस, एफ के, एफ एस यहाँ है, एफ एस, एफ एस, काइनेटिक, काइनेटिक, स्टैटिक। काइनेटिक दो टाइप का, स्लाइडिंग, तो आप कहोगे म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसा, स्लाइडिंग, और इसको क्या कहोगे, म्यू, म्यू के भी है, म्यू के भी है, लेकिन ये रोलिंग है। दिस इज द चार्ट। ओके, अब देखना, चलो हो गया, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया। अब
हाँ, अब ये देखिए, तो अब ये जो देखना बेटा, अब मैं शॉर्ट में एक बार ऐसे लिख दूँ, फ्रिक्शन, एक बार फिर से चार्ट बना दूँ, यही देखना शॉर्टकट। फ्रिक्शन दो, कौन कौन, एफ के दो टाइप, कौन, म्यू स्लाइडिंग और म्यू रोलिंग, म्यू स्लाइडिंग म्यू रोलिंग, और एफ एस स्टैटिक। तो ये था स्टैटिक, ये था ये एफ एस और एफ के बेटा, एफ के, और एक था काइनेटिक। हो गया, फैंटास्टिक। इसी की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एफ एल क्या था, एफ एस का मैक्स। ओके, दिस इज द चार्ट। अब इसमें कौन ज़्यादा कौन कम, तो जानते हो कि यह अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। जब तक बॉडी रेस्ट में थी ना, ध्यान देना, अच्छी तरह से नोट करिए वहाँ पर, जब तक बॉडी रेस्ट में थी तब तक एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए। जब तक बॉडी रेस्ट में थी तब तक जितना आप फोर्स लगाते थे वही एफ एस होता था। मीन्स क्या था कि जितना आपने फोर्स लगाया एफ ए वही बनता था एफ एस। कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, अप टू एफ एल तक, एफ एल तक, अप टू एफ एल तक। क्लियर है ना। चलो, अब इन दोनों में क्या हुआ, रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है, इसलिए यह फ्रिक्शन सबसे कम। फिर ये मीन्स कि हमेशा म्यू स्लाइडिंग, नोट करिए, म्यू स्लाइडिंग का मान हमेशा म्यू रोलिंग से ज़्यादा होता है। इसीलिए मशीनों में बेयरिंग लगाई जाती है, बेयरिंग छर्रा जो होता है, हाँ मशीनों में, तो उसका काम क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ना, जैसे ये तो बुश होता है, बुश एक रॉड के अंदर दूसरा रॉड फिट हो और रोटेट कर रहा हो, मोशन हो रहा हो, तो वो स्लाइडिंग है। तो स्लाइडिंग को कम प्रीफर करते हैं, बेयरिंग लगाते हैं छर्रा और उसमें ऑयलिंग कर देते हैं। तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को, ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन कोफिशिएंट घट गया, फ्रिक्शन घट गया, एनर्जी कम लॉस होगी। और बेयरिंग का मेन काम क्या है ना, देखो यही रीजन है। तो बेयरिंग, कहीं पर भी जहाँ बेयरिंग लगते हैं, बॉल बेयरिंग बोलते हैं उसका ना, बॉल बेयरिंग। तो जो बेयरिंग लगता है बेटा, बेयरिंग कन्वर्ट्स क्या, स्लाइडिंग ना, सही से नोट करिए, बेयरिंग, बॉल बेयरिंग कन्वर्ट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। क्या लिखा, बेयरिंग कन्वर्ट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर, फैंटास्टिक। यही चीज़ उधर भी था, लेकिन हम लोगों ने उसको हाँ क्लियर कर दिया अलग से। हो गया, फैंटास्टिक। एक बार बना लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो दिस इज द फ्रिक्शन। व्हाट इज द फ्रिक्शन, व्हाट इज द फ्रिक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यस, अब अगला पॉइंट नोट कर लिए होंगे अच्छी तरह से, जल्दी करिए। आओ, मीन्स अब आपको, चलिए अब हम ले चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल पॉइंट पर कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करोगे। इतना पहले तैयार होना चाहिए, अच्छी तरह से इतना तैयार कर डालिए। अब न्यूमेरिकल पॉइंट, चलिए सपोज करिए, देखिएगा, सपोज करिए कि यह एक ब्लॉक रखा है, 10 kg का है, ओके, और हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया,
और यहाँ पर अब जानते हैं ये सब कुछ क्लियर हो गया है आपका। यहाँ सरफेस पर म्यू एस का मान दिया है 0.6 और म्यू के का मान दिया है 0.2। हाँ, एक कोफिशिएंट क्या होता है, तो अभी सिंपल इंट्रोडक्शन तो पीछे है, बाकी अभी बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे हम लोग थ्योरी में। लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे थोड़ा हमें समझा दो। सपोज करिए कि ये वैल्यू दी हुई है, म्यू एस का मान दिया है ना, म्यू का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये अच्छी तरह से पहले नोट कर लीजिए। चाहे कोई भी म्यू हो, चाहे म्यू एस हो, चाहे म्यू के हो, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। क्यों होगा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। म्यू ऑलवेज लेस देन 1, लिख दीजिए यहाँ पर, म्यू लेस देन 1 ऑलवेज। चलिए अब जरा देखिएगा, हमने फोर्स लगाया, ये लगाया हुआ फोर्स है, आप ये बात जानते हैं। हाँ, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे 2 बातें पूछ रहे हैं। नंबर 1, फ्रिक्शन फोर्स का मान बताओ। नंबर 2, वस्तु के में उत्पन्न एक्सेलरेशन बताओ। ये 2 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। फ्रिक्शन फोर्स बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। सॉल्व करिए, ट्राई टू डू योरसेल्फ, ट्राई टू डू योरसेल्फ। चलिए अब आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि बॉडी मोशन में है या मोशन में नहीं है। पहला काम कैसे चेक होगा भाई, आप जानते हो, क्या जानते हो भाई। नंबर 1, जब कभी भी लगाया गया फोर्स एफएल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो बॉडी विल बी इन मोशन। जब ज़्यादा होगा तभी होगा, यानी कि सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा फ्रिक्शन का, तो पहला स्टेप तब ये आ रहा है, आपको एफएल की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि एफए तो आपको दिख ही रहा है, तो और एफएल बराबर जानते हो, एफएल बराबर क्या होता है, एफएल बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। अभी पीछे बताया था, अभी यहाँ डायरेक्ट यूज किया जाए, बाकी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सब। एफएल बराबर क्या होता है बेटा, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या होता है, अब ये एक ब्लॉक है, जैसे मान लो ना, एक कोई ब्लॉक है एक 10 किलो का, तो ये क्या कर रहा होगा, जिस सरफेस पर, जिस फर्श पर रखा है, नीचे ये mg लगा रहा होगा, और एवरी एक्शन हैव सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल। तो यह फर्श क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसे नॉर्मल कहते हो। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट की हमेशा नॉर्मल होता है। अच्छा, अब एक बात, जहाँ प्रॉपर्टी लिखे हो उस प्रॉपर्टी में अगला पॉइंट जोड़िए, लिखिए कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपने फोर्स लगाया, ये ऑलवेज पैरेलल, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, नॉर्मल हमेशा इसके 90 डिग्री पर, ऑलवेज 90 डिग्री, इसलिए नाम पड़ा नॉर्मल। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, ऑलवेज पैरेलल, दिस इज एफ आर, ऑलवेज। और यही एफ आर बराबर किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो एफ आर बनता है क्या, म्यू एन। अब यह काइनेटिक होगा तो के, स्टैटिक होगा तो यस, तो एफ एस। ओके, अब चूंकि अब मैक्सिमम वैल्यू जब रखेंगे स्टैटिक का, तो बन जाएगा एफ एल। ओके, दिस इज एफ एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ एल। चलिए निकालिए मान एफ एल का। चलिए यहाँ मैं निकाल रहा हूँ एफ एल बराबर, हाँ, वस्तु ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, अवश्य ही यह फोर्स इसके बराबर होगा। तो जब बॉडी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। जब ना दाहिने जाए ना बाएं जाए, ना दाहिने जाए ना बाएं जाए,
इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मीन्स दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से n बराबर क्या मिला आपको, mg। वर्टिकली इक्विलिब्रियम में बॉडी है, ना ऊपर ना नीचे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो n बराबर mg। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एल बराबर मान कितना, म्यू एस गिवन 0.6, m 10, g 10, एफ एल इक्वल टू 6 गुणे 10 60 न्यूटन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द 60 न्यूटन, और आपने लगाया कितना है, 5 न्यूटन। क्या होगा, जानते हो कि लिमिटिंग के बराबर जब लगाते हो तो बॉडी हिलती डुलती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जब होता है तो बॉडी मोशन में आती है। तो आपने लगाया है 5, एफ एल है 60, बहुत ही कम है, बॉडी मोशन में आएगी, नेवर, कभी नहीं। तब आंसर कैसे देंगे अब आप, चलो आ जाओ, अब आंसर कैसे दोगे। आंसर क्या हुआ तब, चलिए देखा जाए। पूछा था कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, तो जानते हो बॉडी विल नॉट इन द मोशन। अब ये साफ कहोगे, हाँ बोलो अब क्या कहोगे, ऐसे लिखोगे, देखो लिखने का तरीका, कहोगे कि एफ ए का मान चूंकि एफ एल से कम है, एफ ए की वैल्यू एफ एल से कम है, सो बॉडी कैन नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब बॉडी मूव नहीं कर सकती तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, तब वो तो उस फ्रिक्शन को, जब बॉडी मूव नहीं करती तो उसे बोलती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लगाया गया फोर्स के बराबर होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, 5 न्यूटन। तो योर फर्स्ट आंसर इज 5 न्यूटन। चेक करो अपना आंसर, योर फर्स्ट आंसर इज 5 न्यूटन। सेकेंड आंसर, सेकेंड केस, एक्सेलरेशन, तो जब बॉडी मोशन में है ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, 0। ओके, क्या हुआ, 0। हाँ, तो चलो, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं रोकते हैं ना। और अभी फ्रिक्शन का ये थ्योरी था, जो भी बताया था वहाँ पर देखा हम लोग कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल पर। ये होगा प्रोसेस, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना जम करके तैयार कर लेंगे, इतना जम करके तैयार कर लेंगे खूब विधिवत, फर्स्ट क्लास का। ओके बेटा, तो ये है थी धुनाई किसकी, फ्रिक्शन की। हाँ, लाइट भी जल गया है। तो ये थी धुनाई, फ्रिक्शन की धुनाई थी। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अगला फ्रिक्शन पार्ट 2। ये था फ्रिक्शन पार्ट 1, पहला लेक्चर था फ्रिक्शन का, इंट्रोडक्शन था। फ्रिक्शन बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है बेटा, और पूरे मैकेनिक्स का बैकबोन है, पूरे मैकेनिक्स का बैकबोन है फ्रिक्शन, विशेष करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, फ्रिक्शन का पार्ट 2, तो 5 से 6 पार्ट आएगा, सारे न्यूमेरिकल्स ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, चाहे IIT मेन हो या चाहे आपका नीट हो, एक क्वेश्चन फिक्स हो, या चाहे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी, मानी कहीं पर कोई भी इंडिया का एग्जाम देने जाए तो बेटा यहाँ से फ्रिक्शन बिल्कुल फिक्स होता है। कौन सा क्वेश्चन आता है बिल्कुल ही आउट है जो पहले से, लेकिन पूरी डिटेल जाननी है पूरी अच्छी तरह से, तो पूरी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके।